कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, उसको हम सिर्फ जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। मैं पूरा वैसे आपको काफ़ी करवा चुकी हूँ। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि आपने सारी एंट्रीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। तो हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक एंट्री की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू फर्नीचर, टू सन्ड्री एसेट्स। और ये सारी एसेट्स जो है मैंने बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफ़र की हैं। जैसे बुक वैल्यू पर आप देखोगे कि डिबेंचर, जैसे डेटर्स हमारे 24,200 हैं, और स्टॉक इन ट्रेड हमारा 7,800 है, फर्नीचर 1,000 रुपये का, और सन्ड्री एसेट 17,000 की। तो मैंने उसी वैल्यू पर इनको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया, और इन सारी एसेट्स के अकाउंट को मैंने क्रेडिट करके इन एसेट्स के अकाउंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा होता है सारी एसेट्स को, वो एसेट्स जो हमारी कैश में कन्वर्ट हो सकती हो। देखो, मैंने कैश को छोड़ दिया है, कैश को मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि इसका अकाउंट अभी आगे चलना है। बाकी इन एसेट्स के अकाउंट क्योंकि अब हमें क्लोज करने हैं, तो इसलिए मैंने उन सारे एसेट्स के अकाउंट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। कैश का अकाउंट भी क्लोज होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जब हम पूरा रियलाइजेशन कर चुके होंगे। पार्टनर्स को जब उनका क्लेम दे दिया जाएगा, सभी लोगों को उनका क्लेम दे दिया जाएगा, तो कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जब एसेट्स का रियलाइजेशन चल रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट हमारा ओपन रहता है, इसलिए हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। सेम इसी तरीके से हम सारी आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड है, तो हमने लायबिलिटी साइड को ट्रांसफ़र करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, और इन अकाउंट को, लायबिलिटीज़ के जितने भी अकाउंट हैं उन सबको डेबिट करके ख़त्म करना है उनकी बुक वैल्यू पर। और ना केवल लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, बल्कि हमें उन सारे प्रोविज़न्स और रिज़र्व्स को भी ट्रांसफ़र करना है जो हमने किसी एसेट के अगेंस्ट बनाए हैं। जो भी रिजर्व्स हम फ्रीली पार्टनर्स के अकाउंट में एडमिशन के चैप्टर में ट्रांसफ़र करते रहे हैं, उनको हम डायरेक्टली इसमें भी पार्टनर्स के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन बाकी के जो रिजर्व्स हमें लगता है किसी एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं, उनको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200 रुपये का है, तो उसको भी हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये एंट्री तो हो गई हमारी ट्रांसफ़र एंट्री। इसके बाद अब हम वन बाय वन एसेट्स को रियलाइज़ करने की एंट्री को वन बाय वन करेंगे। जैसे पहली एंट्री है, एक्स इज़ टू टेक फर्नीचर एट ₹2800 एंड डेटर्स अमाउंटेड टू ₹20,000 एट 17,200। तो देखो, इसके लिए अब मैंने आपको बताया था इसमें कि जब भी एसेट कोई भी हमारे पास से रियलाइज़ होगी, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जिसने भी वो एसेट ली है या तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, और अगर किसी ने ली नहीं है बल्कि ये हमारी किसी आउटसाइडर ने कैश के बदले में ली है, कैश देकर एसेट ली है, तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा। अब इस केस में देखो, एक्स ने फर्नीचर ले लिया 2,800 रुपीज़ का, और डेटर्स ले लिए 20,000 के डेटर्स थे, लेकिन इसने केवल 17,200 रुपये में लिए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस वैल्यू पर वो चीज़ ली जा रही है। तो देखो, उसके लिए हमने एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था जैसा कि जब एसेट एक बार ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो फिर बिकते समय उनको जब बेचा जाता है, तो जनरल एंट्री में केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही यूज़ वर्ड किया जाएगा, और सिर्फ उसकी नरेशन में हमने लिख दिया कि उसने ले लिए। तो यहाँ पर मैंने 18,000 टोटल लिख दिया कि एक्स अकाउंट डेबिट 18,000 टू रियलाइजेशन, क्योंकि इसका जो है 18,000, ये थोड़ा सा ये शायद टाइपिंग एरर है, तो ये 18,000 रुपीज़ में उसने 800 रुपये में लिया है, 2,800 में नहीं, बल्कि उसने 800 रुपये में फर्नीचर लिया है। तो 800 रुपये वो, और इसको अगर हम करेक्ट कर दें तो ये 800 रुपये में, तो 18,000 में टोटल एक्स ने वो सारा सामान ले लिया। इसके बाद देखो, दूसरी एंट्री है, वाई इज़ टू टेक ऑल स्टॉक इन ट्रेड एट ₹17,000 एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 7,200। तो उसने 17,000 में स्टॉक लिया,
और कुछ एसेट्स को 7200 में लिया। तो सेम उसी तरीके से हमारी इसमें भी एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पर भी रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो देखो 14,200 रुपीज़ से ये थोड़ा सा बेटा यहाँ टाइपिंग एरर आ रही है, 14,200 रुपये से ये एंट्री होगी। ये 7,000 है, ₹7,000 है बेटा, 17,000 नहीं है। वाई टू टेक ऑल स्टॉक इन ट्रेड एट ₹7,000 और सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 77,200। तो 14,200 पर उसने वाई ने स्टॉक इन ट्रेड ले लिया। इसके बाद ऐसे ही जेड ने लिया है। ये वाली मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके बताई थी कि जेड ने जो है कुछ सन्ड्री एसेट्स 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 100 रुपीज़ में ले ली। यानी उसने जो एसेट्स थी वो 90% बुक वैल्यू और 100 रुपीज़ लेस करते हुए ले ली, और साथ में उसने कहा कि मैं जो है लोन अपने आप पे कर दूंगा। तो देखो अब इसकी एंट्री कैसे होगी। अब इसने दो काम किए। एक काम तो किया इसने कि एसेट्स टेक ओवर की, तो ये थोड़ा यहाँ पर स्लाइड में दिख नहीं रहा है। ये होगा जेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसने देखो 7200 जो है बीइंग 90% ऑफ बुक वैल्यू है, तो उसकी 100% वैल्यू 8,000 रुपीज़ आई थी। ठीक है, तो 8,000 रुपये की वैल्यू के एसेट तो वाई ले चुका है। तो अब जेड की जो ने एसेट्स लिए हैं उसकी वैल्यू आई है 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये का 10% लेस करके 8,100 आया, और फिर 100 रुपीज़ और लेस किए तो 8,000 रुपये आया। तो यानी जेड ने जो एसेट्स थी वो 8,000 रुपीज़ में ली, और साथ में उसने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल करके हमने 1,530 रुपये में लाइबिलिटी उसने डिस्चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो उसको भी हमने यहाँ पर शो कर दिया। इसके बाद एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन वर ₹270 और रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। इसके लिए देखो हमारे पास एक तो उसने 50% बुक वैल्यू पर जो डेटर्स बेचे वो आगे हमारे देखो डेटर्स क्या थे कि हमने जैसे देखा था कि कुछ डेटर्स को तो एक्स ने ले लिया था। टोटल हमारे पास डेटर थे 24,200 के, और उसने 20,000 रुपये के उसमें से एक्स ने टेक ओवर कर लिए थे। तो बाकी जो 4,200 रुपीज़ के डेटर्स थे वो 50% बुक वैल्यू पर ले लिए, पर रियलाइज़ हो गए, यानी हमारे यहाँ पास कैश आ गया। तो देखो मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,100 रुपीज़ से। फिर इसके बाद खर्चा हुआ। खर्चे होने में कैश हमारे पास से गया, तो हमने कैश को क्रेडिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया 270 रुपीज़ से। और ऐसे ही वो कह रहा है, साथ में क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि क्रेडिटर्स को पे किया गया या नहीं किया गया। तो ऐसे में हमने हमारे पास जो क्रेडिटर्स बचे हैं उनकी हमने एंट्री अपने आप से की है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और 6,000 रुपीज़ से उनकी भी हमने पेमेंट कर दी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कल की क्लास में समझाई थी, ये केवल एक रिवीजन चल रहा है। इसके बाद जब बेटा पूरा क्वेश्चन हो गया तो हमने क्या किया, सारी एसेट्स सारे रियलाइजेशन जितने भी डेबिट थे उनको ऐड करके सारे क्रेडिट रियलाइजेशन को मैंने माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 6,800 रुपीज़, जो कि हमारा एक तरह से रियलाइजेशन में लॉस हो गया। यानी हमारी डेबिट साइड ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी, तो इस वजह से हमारा क्या है इसमें लॉस आ गया 6,800 रुपीज़ का, जो मैंने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हमने ये सारी एंट्रीज एक ही पेज पर मैंने दोबारा से आपको दिखा दी हैं कि हमने कैसे किया। इसमें 50,000 देखो रियलाइजेशन डेबिट था, और 50,000 रियलाइजेशन डेबिट था, और रियलाइजेशन डेबिट कहाँ हो रहा था, 1,530 रुपये से ये डेबिट हो रहा था, ये ऐड किया, और सारे रियलाइजेशन जो माइनस क्रेडिट हो रहे थे उनको माइनस करके वो 6,800 रुपीज़ हमारा आंसर आया। तो ये सारी जनरल एंट्रीज़ हैं। अब इसके बाद हमारा है कि हमने फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए देखो मैं उन्हीं जनरल एंट्रीज़ को दोबारा से कर रही हूँ। देखो पहली जनरल एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। तो बेटा ये एंट्री किस चीज़ की है बता सकते हो मुझे। ये वाली जो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज़ हैं, इसमें ये पूरा डेबिट कर रखा है मैंने रियलाइजेशन को, और ये रियलाइजेशन को मैंने पूरा क्रेडिट कर रखा है। ये एंट्री बता सकते हो मुझे किस चीज़ की है बेटा।
ट्वेल्थ क्लास? यस मैम। हाँ जी, बता सकते हो किस चीज़ ये एंट्री किस लिए कर रखी है मैंने? अब मैंने ये रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है और रियलाइजेशन में ये एंट्रीज आप बता सकते हो किस चीज़ की हैं? क्या कर रही हूँ मैं ये रियलाइजेशन की एंट्रीज मैंने क्यों की हैं? बेटा मैम ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। नहीं नहीं, ये सारी मैंने ये देखो वो तो जर्नल एंट्रीज थी। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रही हूँ। तो ये एंट्री ये वाली एंट्री क्या शो कर रही है बता सकते हो मुझे? ये एंट्री मुझे शो कर रही है कि मैम मैंने डेबिट साइड वाली लॉस शो कर रही नहीं बेटा, ये डेबिट साइड में आपको शो कर रही है कि मैंने सारी एसेट्स जो सबसे पहली एंट्री की थी ना कि हाँ सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो ये है। रियलाइजेशन यस मैम। सारी यस एंट्रीज मैम। देखो बुक वैल्यू पर मैंने ट्रांसफर की हैं। जो मैंने जनरल एंट्री की थी, पहली जनरल एंट्री थी, उसके बेस पर ये सारी मैंने एंट्रीज ट्रांसफर करने की एंट्रीज हैं। देखो टू डेटर 24,200, टू स्टॉक 7,800, टू फर्नीचर 1,000, टू सन्ड्री एसेट 17,000 और उनको मैंने टोटल करके बाहर निकाला तो 50,000 रुपये आया। ऐसे ही ये मैंने एंट्री ट्रांसफ़र करने की हैं, सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई हैं। क्रेडिटर 6,000 रुपये, लोन 1,500 रुपये, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 1,200, टोटल 8,700 से मैंने लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की। तो ये पहली एंट्रीज़ होती हैं जो कि मैंने एसेट्स बैलेंस शीट में से सारी अगर मैंने जनरल एंट्री कर ली, अगर जनरल एंट्री करने के बजाय मुझे डायरेक्ट अकाउंट बनाने को दिया जाएगा तो मैं सबसे पहला काम ये वाला करूँगी। समझ रहे हो बच्चे? समझ रहे हो यस बच्चे? मैम। ट्वेल्थ क्लास सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी, ये सबसे पहला काम हमें करना है। इसके बाद देखो मैं सेकंड सेट ऑफ एंट्रीज ला रही हूँ। उसमें देखो क्या हो रहा है, देखो अब इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें एक्स कैपिटल स्टॉक एंड डेटर ये एंट्री बता सकते हो क्यों करी की गई है 18,000 से? ये एंट्री क्या शो कर रही है? बाय एक्स कैपिटल। ये रियलाइजेशन एक्स ने मैम। हाँ, एक्स ने मैम स्टॉक और डेटर्स लिए थे मैम, ये उसकी एंट्री है। हाँ जी, ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है बेटा। ये कौन सा अकाउंट है समझ रहे हो आप लोग? रियलाइजेशन अकाउंट है तो उसके क्रेडिट साइड पर मैंने लिख दिया बाय एक्स कैपिटल। तो यानी एक्स के पास स्टॉक और डेटर चला गया और जिस वैल्यू पर गया है उसने जिस वैल्यू पर लिया अब मैं वो लिख रही हूँ। 18,000 में उसने दोनों चीज़ ले ली थी ना, तो वो लिख रही हूँ मैं ये। ठीक है, फिर इसी तरह से देखो ये वाई कैपिटल 90% स्टॉक एसेट लिया और उसने स्टॉक लिया था तो वो 14,200 रुपये में लिया था, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ऐसे ये जेड कैपिटल ने क्या जेड ने क्या लिया था बेटा? हम सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स ली थी 8,000 रुपये में। थोड़ा सा लिखने में अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हुई है 8,000 में। और कैश में हमारा क्या गया था? डेटर्स 50% डेटर्स से हमें कैश मिल गया था तो वो 2,100 रुपये ये लिख दिया। तो ये सारी क्या है, ये जो एंट्री है ये पूरी की पूरी एंट्री क्या शो कर रही है कि ये सारी जो एसेट्स थी वो हमारी ये वाली जो एसेट्स हैं वो सारी की सारी एसेट्स इन वैल्यू पर सेल हो गई। तो जब ये एसेट मैंने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र की तो सारी इस वैल्यू पर ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद इन वैल्यूज़ पर ये सारी की सारी सेल हो गई। तो देखो यहाँ ट्रांसफ़र हुई, ये यहाँ पर सेल हो गई, क्रॉस हो गया ना, है ना? ऐसे ये जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं ये सब जब डिस्चार्ज होंगी तो ये इधर की साइड होंगी। तो देखो ये एंट्री देखो, क्रेडिटर्स के बदले में हमने 6,000 रुपये दिए थे और एक्सपेंस के लिए हमने 270 रुपये पे किए थे। तो मैंने क्या लिखा? टू कैश लिखा है। ध्यान है ना, मैंने एंट्री करवाई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बस यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख कर ऐसे लिख कर और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6,270 रुपये। इसके बाद अच्छा ये 1,530 रुपये की एंट्री यहाँ पर लिखने से रह गई है। 1,530 रुपये की जो जेड ने ली थी वो एंट्री भी यहाँ पर आनी है। इसके बाद देखो ये फिर इसके बाद मैंने जब सारा डेबिट साइड ये यहाँ पर अगर मैं इसको करेक्ट कर दूँ तो इसको कर ही देती हूँ करेक्ट। हाँ जी, तो ये देखो जेड्स की कैपिटल की एंट्री भी अब हमने इसमें डाल दी है 1,530 रुपये। तो ये सब करने के बाद अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट हम देखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया और ये हमने बांट दिया। तो ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट भी कल बना लिया था। तो ये इस तरीके से देखो मैंने आपको एक तो जनरल एंट्री के थ्रू बताया क्वेश्चन कैसे करना है। जनरल एंट्री के बाद लेजर बनता है लेकिन पेपर में आपके एक ही चीज़ आएगी, या तो जनरल एंट्रीज करनी आएंगी या रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आएगा। तो आपको दोनों चीज़ों को मैंने बताया है कि हम रियलाइजेशन अगर डायरेक्टली बनाना हो तो कैसे करेंगे और अगर आपने जनरल एंट्रीज करके बनाना हो तो कैसे करेंगे। आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, कुछ समझ में आया? ये रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्टली बनाना हो तो कैसे बनेगा?
मैम प्रियंका को ज्वाइन कर लीजिए। बेटा ज्वाइन तो मैं कर लूँगी, आप एक तो लेट बहुत करते हो ज्वाइन करने में ना, तो क्लास हमारी मैम ना। वो ज्वाइन कर दी थी पर आपने ज्वाइन नहीं किया उसे। हाँ जी, क्लास ना डिस्टर्ब होती है। हाँ जी, तो इस तरीके से ये आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्टली बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो पहले आपने एंट्रीज ट्रांसफ़र करनी है सारी एसेट्स की, सारी आपने लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है। इसके बाद सारी एसेट्स को आपने क्रेडिट साइड से सेल करना है और सारी लायबिलिटीज़ को डेबिट साइड में लिखकर आपने उसको डिस्चार्ज करना है। यानी ये एंट्री इसके साथ क्रॉस होगी और ये एंट्री इसके साथ क्रॉस होगी। इसके बाद जो भी साइड ज़्यादा हो उसको आपने करके आपने प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो निकालना है। इसके बाद देखो ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉर्मल भी आपको बनाकर इकट्ठा दिखाया है कैसे बन रहा है, ये वही चीज़ है। चलो इसके बाद अब आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। हाँ जी, ये हमने कल की क्लास में नहीं किया था। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम तो बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स के बैलेंसेस थे वो मैंने क्रेडिट में डाल लिए। 27,500 एक्स का था, वाई का था 10,000 और जेड का था 7,000 रुपये। इसके बाद देखो जहाँ जहाँ मैंने पार्टनर्स के पार्टनर्स जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ पर भी लिखा है, जैसे एक्स का नाम लिखा, एक्स का जैसे देखो मैंने रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखा एक्स का 18,000 रुपये, वाई का 14,200 और जेड का लिखा मैंने 8,000 रुपये। है ना, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको। एक्स का मैंने लिखा क्रेडिट साइड रियलाइजेशन डेबिट हुआ है और एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ 18,000 रुपये से, वाई का 14,200 रुपये से, सॉरी एक्स वाई और जेड के अकाउंट डेबिट हुए हैं 18,000 से और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, यही चीज़ अब हमने उनके कैपिटल अकाउंट में भी डालनी है। तो देखो कैपिटल अकाउंट में देखो मैंने क्या किया है, रियलाइजेशन अकाउंट जब क्रेडिट हुआ था तो पार्टनर्स के अकाउंट, क्योंकि एक्स वाई और जेड का नाम लिखा था ना, तो मैंने उनके अकाउंट में ये तीनों को अकाउंट में वो अमाउंट डेबिट कर दिए। और यहाँ पर देखो नरेशन में पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है हमने, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखना कि इसने क्या लिया है, यहाँ मुझे स्टॉक नहीं लिखना, फर्नीचर नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। सिर्फ ये मैं लिखूंगी कि ये एंट्री कहाँ से आई है, ये एंट्री मैंने रियलाइजेशन में से ली है। तो इसीलिए हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वहाँ पर क्रेडिट हुआ है और ये एक्स वाई और जेड के अकाउंट तीनों के अकाउंट डेबिट हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपको देखो कि इसमें देखो हमने जेड का अकाउंट, ये रियलाइजेशन को डेबिट किया और जेड को क्रेडिट किया है कितने से, 1530 रुपये से। थोड़ा सा इसमें वही लिखने की प्रॉब्लम है, 1530 रुपये से। तो वो चीज़ अब हमने इसी तरह से यहाँ पर की। देखो यहाँ पर मैंने इसमें किया बाय रियलाइजेशन 1530 रुपये करके जेड के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। रियलाइजेशन डेबिट हुआ, एंट्री क्या हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, तो जेड के कैपिटल अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया 1530 रुपये। ठीक है बच्चे, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या कर रही हूँ मैं? यस मैम। ठीक है, मैंने रियलाइजेशन में से एंट्रीज को क्रॉस की करनी है। अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखी है एंट्री तो वो पार्टनर के नाम से है, अगर तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट कर दी। और अगर वो कैश के नाम से तो देखो मैंने कैश अकाउंट में कर रखे। देखो ये 2100 रुपये आपको दिखाई दे रहा होगा, रियलाइजेशन में करके मैंने कैश अकाउंट बनाया, उसमें ये 2100 रुपये इसके डेबिट में लिख दिया। आपको ध्यान हो मैंने रियलाइजेशन में दो ही के क्रेडिट साइड केवल यही एंट्री की है ना, देखो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल और कैश। तो जिसका भी नाम लिखा हुआ मैंने उसके डेबिट साइड में एंट्री कर दी। एक्स के डेबिट में 18,000 किए, वाई के डेबिट में 14,200, जेड के डेबिट में 8,000 और कैश अकाउंट के डेबिट में 2100 रुपये। उन चारों के मैं डेबिट कर दिया और यहाँ ये रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गया। तो जो जहाँ पर है उसको हमने वहीं पर ही अगले अकाउंट में कर देना है। फिर आपने रियलाइजेशन में देखा, देखो एक्स वाई जेड दोबारा से डेबिट हुए हैं, लेकिन अब की बार ये हुए हैं लॉस के कारण। तो जो लॉस 4,080, 1,360 और 1,360 जो डिवाइड हुआ उनके बीच में, वो भी मैंने देखो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर मैंने डेबिट करके एक्स के अकाउंट में लिख दिया 4,080, वाई के में 1,360 और जेड के अकाउंट में लिखा मैंने 1,360। ठीक है, इस तरह से ये मेरा पूरा
पार्टनर्स का अकाउंट बन गया। यहाँ पर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई फंड्स वगैरह तो थे नहीं, अगर होते तो मैं वो भी बांट देती। इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व वगैरह नहीं थे तो मैंने नहीं बांटे। बस इसके बाद मैंने क्या किया है, अकाउंट को बैलेंस किया। अब देखो बैलेंस कैसे किया, मैंने इसका देखो 27,500 क्रेडिट है और यहाँ डेबिट में 27,500 नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया है, वही टोटल में नीचे 27,500 लिखा और यहाँ भी 27,500 लिखा। और इस 27,500 में से जब 18,000 और 4,080 22,080 माइनस करे तो बैलेंस में आया 5,420। जैसे हम बैलेंस करते हैं ना अकाउंट को, आपने उसको बैलेंस वैसे ही करना है जैसे हम हमेशा करते हैं। और लेकिन यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखने की बजाय देखो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टू कैश। टू कैश का मतलब कि अब हम इसको पार्टनर को डिजोल्यूशन, सारा जब डिजोल्यूशन हो गया तो अब इस पार्टनर का क्लेम बिजनेस में से केवल 5,420 रुपये कैश ले जाना बचेगा। इसको 5,420 रुपये कैश दे दिया जाएगा। इसके टोटल बिजनेस में 27,500 की इसकी एसेट लगी हुई थी, उसने उसके कैपिटल लगी हुई थी, उसके बदले में इसने 18,000 रुपये की तो एसेट्स ले ली हैं। 4,080 का इसको लॉस हो गया, तो अब ये 5,420 रुपये बिजनेस में से कैश लेकर चला जाएगा। ठीक है। अब इधर हम वाई का देखें तो देखो वाई की क्रेडिट कम है और डेबिट ज़्यादा है। वाई की क्रेडिट में तो केवल 10,000 है, लेकिन डेबिट में इसके देखो 14,200 प्लस 1,360 रुपये हैं। तो मैंने उन्हीं को टोटल कर लिया 15,560 रुपये। और 15,560, अच्छा ये इधर 14 लिख दिया है क्या, हाँ ये 15,560 आएंगे और 5,560 रुपये वाई का अपने आप से अकाउंट में। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वाई है ये 5,560 रुपये लेकर आएगा। इसको भी मैं एक बार करेक्ट कर लूँ। हाँ जी, तो इस तरह से ये देखो 5,560 रुपये हो गए। ये 5,560 रुपये क्या शो कर रहे हैं कि जो है ये एक्स लेकर वाई को 5,560 रुपये और लाने पड़ेंगे। देखो क्यों, क्योंकि वाई के अकाउंट में केवल 10,000 रुपये थे, जिसमें से उसने 8,000 रुपये की एसेट्स भी ले ली और 1,360 रुपये का इसको लॉस हो गया। सॉरी, 14,200 रुपये की वाई ने एसेट्स ले ली और 1,360 का उसको लॉस हो गया। तो यानी उसको 15,560 रुपये देने थे और जो है अब उसको 5,560 रुपये और लाने पड़ेंगे घर से। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि वाई सॉल्वेंट है, वो ला सकता है, तो हम ये मानेंगे कि वाई अपने घर से उसको 5,560 रुपये डिजोल्यूशन के टाइम और जमा करवाने पड़े। और सेम केस हुआ जेड के साथ, जेड को लाकर देने पड़ेंगे 1,830 रुपये। तो जैसे हम ये बैलेंस करते हैं ना, हमने बैलेंस ही किया है इसको, लेकिन बैलेंस करने के बाद जो है हमने बैलेंस सी डी बी डी नहीं लिखना, हमें डेबिट साइड लिखना है टू कैश और क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाई कैश, क्योंकि यहाँ पर अब ये सेटलमेंट उनकी कैश में हो रही है। बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो अब बस ये एक दूसरे को पैसे ले देकर इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बैलेंस बी डी रखा मैंने 3,200 रुपये, ये मैंने बैलेंस शीट में से लिया है। इसके बाद हमने देखा था 3,200 रुपये तो हमने बैलेंस बी डी ले लिया, बैलेंस शीट का जो बैलेंस था वो ले लिया। साथ में रियलाइजेशन से उसको आपको पता ही है कैश आया था 2,100 रुपये, वो ले लिया। रियलाइजेशन में हमने कैश की पेमेंट की थी 6,270 रुपये, वो भी ले ली। और देखो मैंने लिखना क्या है, वही रियलाइजेशन वर्ड। कहीं पर भी देखो मैं रियलाइजेशन वर्ड लिखने की बजाय और कोई अकाउंट का नाम नहीं लिख रही हूँ।
ठीक है, ये क्या कौन सा अकाउंट है हमारा? कैश अकाउंट है। इसके बाद इसके बाद फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर एक्स के अकाउंट में डेबिट में मैंने लिखा था टू कैश 5,420 रुपये। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी बाय एक्स कैपिटल 5,420 रुपये, सेम चीज़ जो यहाँ से डेबिट हुई तो यहाँ ये क्रेडिट हो गई। ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिखा बाय कैश वाई के अकाउंट में लिखा 5,560 रुपये, तो इसको देखो मैंने उधर क्रेडिट लिखा तो यहाँ पर डेबिट में लिख दिया 5,560 रुपये टू वाइज कैपिटल। ऐसे ही इसका हो गया जेड का कि हमने 1,830 रुपये, वही 1,830 रुपये यहाँ पर देखो। अब इसमें आप पर्टिकुलर्स पर ध्यान दो, वहाँ पर मैं वाई के अकाउंट में से अमाउंट उठा रही हूँ, तो यहाँ पर ये क्योंकि मैं कैश अकाउंट में जा रही हूँ तो कभी भी अकाउंट के अंदर अपना वर्ड नहीं लिखा जाता। यानी अगर मैंने यहाँ पर हेडिंग कैश अकाउंट लिख रखी है तो मैं इस अकाउंट में कहीं पर भी कैश वर्ड यूज़ नहीं करूँगी। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कैश अकाउंट, तो मुझे पता है ही ये, तो ये कहाँ से एंट्री आई है? वाई के कैपिटल अकाउंट से। और दूसरी एंट्री कहाँ से आई है? जेड के कैपिटल से। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगी। ठीक है। अब जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब आप देखो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। अगर आप इसको टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 11,690, 12,690 आएगा जो। और इसको इस तरह से हम करेंगे तो ये हमारा टोटल आपस में दोनों अकाउंट का अपने आप ही टैली हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने पूरा कर लेना, ये अपने आप अकाउंट टैली हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझो कैसे करना होता है। कि जब हम रियलाइजेशन का काम शुरू करते हैं तो हमारी जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ बिकती हैं तो हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे किसी को कमीशन देना पड़ेगा, या हमें कहीं पर ट्रांसपोर्ट करवाने का खर्चा करना पड़ेगा, या कहीं पर हमें किसी डीलर से कोई हमें वैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, यानी कि उसमें कुछ खर्चे हो सकते हैं। अब उन खर्चों को का अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो देखो इसमें एक रूल चलता है, एक होता है बेयरर। बेयरर कौन होता है? यानी उस बेयरर का मतलब है कि उस खर्चे का बोझ, बर्डन किसके ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, यानी कि एक तो होता है कि जो व्यक्ति पे कर रहा है उसी के ऊपर बोझ पड़े, किसकी इनकम में से, किसकी इनकम में से, मतलब बोझ पड़ने का मतलब क्या है कि किसकी इनकम में से वो पैसे माइनस होने हैं। अब देखो जैसे आप अपने पेरेंट्स की, एक तो आपके पेरेंट्स इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, सैलरी लाते हैं। अब उस सैलरी में से एक तो तरीका होता है आपके पेरेंट ने अपने हाथ से पैसा खर्च किया, तो वो है पेयर। पेयर पेयर का मतलब जो पैसे दे रहा है किसी को वो व्यक्ति कहलाता है पेयर। और जिसकी जेब पर या जिसकी इनकम पर असर पड़ रहा है वो कहलाता है बेरर। अब जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी कि आपके पेरेंट्स, मान लो आपके फादर इनकम ला रहे हैं, उनकी इनकम है और वो अपने हाथ से कहीं पर पैसा खर्च करके आ रहे हैं, तो वो आपके फादर ही पेयर हैं और आपके फादर ही बेयरर हैं। ठीक है, यानी पे भी उन्होंने किया और उन्हीं की इनकम पर खर्च बर्डन पड़ा, तो वो ही बेयरर हो गए। ठीक है, एक है कि एक वो खर्चा करना तो आपके फादर था, लेकिन वो खर्चा उन्होंने खुद करने की बजाय आपके किसी अंकल को बोला कि आप मेरे बिहाफ पर ये सामान ला दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब उसमें क्या होगा कि जब खर्चा किया गया तो सामान के पैसे मान लो आपके अंकल देकर आए, तो वो पेयर होंगे। और बेयरर कौन होंगे? आपके फादर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि बियर करने का मतलब क्या है कि किसके ऊपर, किसकी पॉकेट पर वो खर्चा पड़ रहा है। या आप ही अपने फादर, आपके पास पैसे पड़े हैं, आप उसमें से कोई चीज़ लाकर ले रहे हो और बाद में अपने पापा से कह रहे हो कि लाओ आप मुझे उस चीज़ के पैसे दो, तो उस केस में भी हम कहेंगे कि पेयर कोई और व्यक्ति है, बेयरर कोई और व्यक्ति है। कई बार तो क्या होता है कि पेयर एंड बेयरर सेम एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कई बार क्या है, बेयरर अलग व्यक्ति हो सकता है और पेयर अलग व्यक्ति हो सकता है। तो फर्म में कौन है? दो पार्टी हैं,
एक फर्म है और एक फर्म का पार्टनर है। ठीक है बेटा, फर्म में भी दो लोग हैं। जब डिसोल्यूशन चल रहा है तो फर्म में दो लोग हैं, एक फर्म और एक पार्टनर। अब रूल इसमें चलेगा डेबिट द बेयरर एंड क्रेडिट द पेयर। बेटा समझ रहे हो ये चीज मेरी? बच्चे मैंने जो यस अभी मैम। आपको कंसेप्ट समझाया समझ में आया? पेयर एंड बेयरर का क्या मतलब है? यस मैम। बेयरर का मतलब क्या है बेटा? मैम जिसकी इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा मैम। हाँ बेटा, और कोई नहीं है क्या क्लास में? तान्या के अलावा कोई और बच्चा भी है क्लास में या सब स्विच ऑफ करके बैठे हैं फोन? बच्चे किसी की और की आवाज नहीं आ रही, कोई और बच्चा बोलो। यस मैम। हाँ जी, आपको कौन बोल रही है? बच्चे किसने जवाब दिया अभी मुझे? मैम मैंने कनिष्का। हाँ कनिष्का, बताओ ये बेयरर कौन होता है? बेयरर का मतलब क्या है? बियरर, बियर करने वाला। बियर करने का मतलब? मैम जो प्रॉफिट या लॉस बियर करता है, हाँ, मतलब बियर लॉस करने बियर वाला। करता है तो जैसे। ये यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ आपको कि उस खर्चे को बियर कौन करेगा, यानी उसका जो बोझ पड़ेगा, उसका जो बर्डन होगा, वो किसके पास जाएगा। जैसे कई बार हम किसी के बिहाफ पर खर्चा करते हैं, तो क्या होता है, हम खर्चा अपनी जेब से कर देते हैं, लेकिन बाद में किसी दूसरे से अगर पैसे ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि खर्च तो हमने किए लेकिन बोझ हमारे ऊपर नहीं पड़ा। समझ रहे हो? जैसे आप अपनी फ्रेंड के लिए कोई बुक लेकर आए, तो आपकी फ्रेंड ने कहा कि तू मेरे लिए बुक ला दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अब क्या होगा, बुक वाले को आप पैसे किसने दिए? मैम मैंने। आपने पैसे दिए, और आपने वो बुक खरीद ली, बुक वाले को पैसे दे दिए, और बाद में अपनी फ्रेंड से उस बुक के पैसे ले लिए। तो बताओ उसको बियर करने वाला कौन है, आप हो या आपकी फ्रेंड है? मैम हमारी फ्रेंड है। हाँ, जिसके ब्याह पर आपने खर्चा किया है। लेकिन अगर वो बुक आप अपने लिए लाए हो तो मैम हम ही बियरर होंगे। हाँ जी, तो पेयर एंड बियरर सेम होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज होती है कि बियरर कौन है और पेयर कौन है, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कई बार पेयर एंड बियरर सेम होते हैं। सेम एक ही व्यक्ति पेयर एंड बियरर हो सकता है, और कई बार बियरर एक अलग व्यक्ति हो सकता है और पेयर अलग व्यक्ति हो सकता है। अब जब रियलाइजेशन होता है तो मैंने आपको बताया केवल दो ही, सभी लोग आउटसाइडर बन जाते हैं। केवल फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, और पार्टनर्स होते हैं, ये दो पार्टी होती हैं। अब हमें इनके बीच में देखना है कि खर्चे की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके पेपर में क्वेश्चन स्पेसिफिकली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से पेपर में आ रहे हैं। तो देखो कंसेप्ट चलता है डेबिट द बेयरर एंड क्रेडिट द पेयर। ठीक है, यानी कि जो बियर कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, और जो पे कर रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो। अब देखो ये कैसे होगा। अगर फर्म जो है बेयरर है, तो बेटा अगर आप देख देख रहे हो कि फर्म को बियर करना पड़ रहा है खर्चा, तो रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा। समझ रहे हो बेटा? बच्चे समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला है आपको यस मैम। कि अगर फर्म ने बियर करना है वो खर्चा, फर्म किसी और से वो खर्चा नहीं ले सकती, फर्म के प्रॉफिट और लॉस पर ही केवल असर पड़ना है। तो जब भी फर्म बियरर होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर फर्म पेयर होगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ रहे हो? अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उसमें जो 270 रुपीज़ पे करने थे, उसमें लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹270। अब कुछ नहीं लिखा था, तो हम ये क्या माना कि फर्म ही बियरर है और फर्म ही पेयर है। उसमें हमने यही माना था कि फर्म बियरर है और फर्म ही पेयर है। तो उस केस में मैंने क्या किया था, आपको ध्यान होगा कि मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया था 270 रुपये से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। एंट्री बनी थी मेरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और फर्म पे कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखो
अगर पार्टनर हैं, पार्टनर में से कोई एक पार्टनर बियरर है तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर बियरर है यानी पार्टनर ने बियर करना है। अब आप ये क्वेश्चंस में आगे देखोगे कि भाई एक्स को बियर करना था, वाई को बियर करना था, एक्स ने कहा कि मैं कर लूँगा खर्चा, या वाई को जिम्मेदारी दे दी गई और वाई ने कहा मैं खर्चा करूँगा। तो जिसने भी जिम्मेदारी ली है कि मैं बियर करूँगा खर्चे को, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर का तो एक ही अकाउंट होता है और वो उसका अकाउंट होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसी में डेबिट होगा और उसी में क्रेडिट होगा। तो अगर पार्टनर बियरर है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पार्टनर पेयर है, ठीक है, पे पार्टनर ने किया है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि पार्टनर ने पर्सनली पे कर दिया, पार्टनर को बियर करना था और पार्टनर ने पर्सनली ही पे कर दिया, तो हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। खैर यहाँ पर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा, आप क्वेश्चंस जब करोगे तो आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें। अभी आपको केवल कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर पार्टनर ही बियरर है या केवल पार्टनर बियरर हो तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पार्टनर पेयर है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर पार्टनर बियरर और पेयर दोनों हैं तो उसी का अकाउंट डेबिट होगा, उसी का क्रेडिट होगा। और ऐसी कंडीशन में हम नो एंट्री करें तो भी काम चल जाएगा। ये चीज़ समझ में आई बेटा आपको? 12th क्लास, बाकी सब बच्चे मुझे लग रहा है क्लास को लीव कर चुके हैं। 12th क्लास? यस मैम। हाँ जी, कोई और हाँ बताओ, ये चीज़ मैं जो आपको करवा रही हूँ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बेटा? ये अलग से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, नहीं तो बताओ इसमें से ये चीज़ आपको समझ में आई, पार्टनर बियरर कब हो सकता है? हाँ जी, पार्टनर बियरर हो सकता है या नहीं हो सकता? हम्म, बताओ बेटा। बच्चे, पार्टनर बियरर हो सकता है या नहीं हो सकता? यस मैम, हो सकता है। पार्टनर ने, आप क्वेश्चंस में देखोगे पार्टनर ने को बियर करने थे खर्चे। पार्टनर, जैसे कई बार फर्म क्या कहती है, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि द पार्टनर एक्स वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिसोल्यूशन। किसी एक को तो बढ़ना पड़ेगा ना, अभी ये वाला कोई एसेट्स अपने आप तो बिक नहीं जाएंगी। किसी एक पार्टनर को अपॉइंट किया जाएगा कि आप जो है सारा डिसोल्यूशन का काम आप करो, ठीक है। और उसके बदले में वो एक्स अब ये कहेगा कि ठीक है, इसमें जो भी खर्चा होगा वो आप देखना। अब मान लो उसने ये कह दिया कि एक्स वॉज अपॉइंटेड टू फॉर द डिसोल्यूशन वर्क एंड वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा बेटा इसका मतलब? कि एक्स काम भी करेगा और उसका जो भी खर्चा होगा वो उसी को बियर करना है। कई बार होगा कि उसको उसके बदले में फर्म कहेगी तुम मेरे से 5,000 रुपये ले लेना, फर्म में से आपको 5,000 रुपये हम दे देंगे, लेकिन बाकी के खर्चे आपको बियर करने हैं। अब उस केस में फर्म को 5,000 रुपये बियर करने हैं और पार्टनर को 3,000 बियर करने हैं। मान लो 3,000 खर्चा हुआ, तो वो आपको लैंग्वेज पर पता चलेगा। आज के डेट में आप ये कंसेप्ट समझो कि अगर पार्टनर बियरर हुआ तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पार्टनर पेयर हुआ तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखो एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड बाय फर्म। अब इसका मतलब क्या है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस थे 5,000 रुपये के, वो फर्म ने पे किए। अब इसमें ये नहीं लिखा कि बियर किसने किए, तो जब क्वेश्चन साइलेंट है कि बियर किसने किए तो ये एज्यूम्ड है, प्रेज्यूम्ड है कि फर्म ही बियर करेगी। जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि स्पेशली लिखा हो ना कि इस पार्टनर ने बियर किए, तब तो पार्टनर का नाम हम मान लेंगे कि बियर किया, नहीं तो फर्म ही बियर करती है और फर्म ही पे करती है, जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना कहा गया हो। अब ये कह रहे हैं एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 पेड बाय फर्म, तो इसका मतलब क्या, 5,000 रुपये के खर्चे फर्म ने पे किए हैं, और क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब फर्म ने ही बियर किए हैं। तो
अब हम इसमें देखो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, हु इज बियरर। तो अब इसका आंसर क्या है? बियरर जो है क्वेश्चन साइलेंट होने की वजह से फर्म है। ठीक है, हु इज बियरर? फर्म। फर्म बियरर है, और जब फर्म बियरर हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बेटा? रियलाइजेशन। हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, 5,000 रुपये से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पेयर कौन है, पेयर कौन है इसमें? मैम फर्म। फर्म। फर्म ही पेयर है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? मैम कैश। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट है कि जहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो, सिर्फ ये कह दे कि एक्सपेंस इतने हुए हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ। तो उसमें बियरर और पेयर दोनों फर्म थी, तो फर्म जब बियरर थी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, और फर्म पेयर थी तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब देखो, एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 पेड बाय फर्म टू बी बॉर्न बाय पार्टनर एक्स। अब इसमें देखो, बेरर कौन है? बताओ बेटा, बेरर कौन है इसमें? बियर कौन करेगा? पेड बाय फर्म। मैम एक्स। हाँ जी, इसमें बियरर कौन है? पार्टनर एक्स। ठीक है, इसमें बेरर कौन है? पार्टनर एक्स। तो कौन सा अकाउंट रियलाइज डेबिट होगा? बेरर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। अब इसमें रियलाइजेशन डेबिट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें बियर करने हैं पार्टनर एक्स को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखो, पेयर कौन है इसमें? पेयर कौन है बेटा इसमें? मैम फर्म। हाँ जी, पेयर कौन है इसमें? फर्म। फर्म पेयर है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? मैम कैश। कैश। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना बियरर कौन है और पेयर कौन है। अब देखो, एक और कंडीशन देखेंगे, एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 पेड बाय पार्टनर एक्स बट टू बी बॉर्न बाय फर्म। अब देखो, अब इसमें बियरर कौन है? मैम फर्म। फर्म है ना? फर्म बियरर है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेयर कौन है? पार्टनर, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब इसमें कंसेप्ट क्या चल रहा है कि फर्म अगर बियरर है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, पेयर है तो कैश क्रेडिट होगा। लेकिन अगर पार्टनर इन्वॉल्व हो जाता है तो पार्टनर का तो एक ही अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो बियरर है तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट, अगर वो पेयर है तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट। फर्म के लिए दो अकाउंट चलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट। बियर करने की स्थिति में रियलाइजेशन डेबिट, पे करने की स्थिति में कैश क्रेडिट। पार्टनर के केस में एक ही अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बियर की स्थिति में वो डेबिट, पेयर की स्थिति में वो क्रेडिट। बस ये 3 अकाउंट आपको यूज करने हैं, रियलाइजेशन का अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ इन्हीं के बीच में ये एंट्रीज घूमनी है। ठीक है, अब देखो, एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पार्टनर वाई। अब ये बताओ क्या है? ये सेम वही चीज है जो अभी मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल दिया था। इसमें देखो, बियरर कौन है? मैम वाई। हाँ जी, ये कह रहे हैं ना, एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पार्टनर वाई। तो बियरर कौन हो गया? वाई, है ना, एक पार्टनर, वो बियरर हो गया। तो इसका मतलब क्या, हम क्या करेंगे? उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। किसका अकाउंट डेबिट होगा? पार्टनर वाई का। पेयर कौन है? एक्स, अनदर पार्टनर। तो अब उसका अकाउंट क्रेडिट होगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई ने पे किया, सॉरी एक्स ने पे किया, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया, और वाई को बियर करना है तो वाई का अकाउंट डेबिट हो गया। तो इस तरीके से आपने जितने भी एक्सपेंसेस की एंट्रीज हैं, ये एक डिफ़िकल्ट एंट्रीज मानी जाती हैं। इसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न आ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती हैं। तो इसको मैं आपको क्लियर करने की बार बार कोशिश कर रही हूँ कि आपने केवल ध्यान देना है बियरर और पेयर के ऊपर। अगर आपको बियरर और पेयर समझ में आ जाएं, और आपको ये ध्यान रहे कि बियरर को हमेशा डेबिट करना है, पेयर को हमेशा क्रेडिट करना है,
दो बात ये समझ में आ जाए, और तीसरी बात ये समझ में आ जाए कि अगर फर्म इन्वॉल्व हो गई है तो बियर करने की स्थिति में रियलाइजेशन, पे करने की स्थिति में कैश, और वाई के में तो फिर पार्टनर में तो केवल कैपिटल अकाउंट ही यूज़ होना है। तो आपको ये एंट्रीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट क्लास में और करवाऊंगी, ताकि आपको ये विद एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आ जाए। बुक में से मैं आपको 8 कंडीशंस होती हैं इसकी, 8 तरह की एंट्रीज होती हैं, मैं आपको वो 8 तरह की एंट्रीज करवा कर इसको टॉपिक को और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब मैं ये आज की क्लास यहीं पर ओवर करती हूँ।